तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड की क्लास देखेंगे क्योंकि दो क्लासेस इकोनॉमी, दो उत्तराखंड और दो पॉलिटी हमारा ये शेड्यूल है और ये इसी प्रकार से कुछ समय तक चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग तो जो इकोनॉमी की दो क्लासेस एग्रीकल्चर की दी हैं उसकी एक या दो क्लास लगभग एग्रीकल्चर की और आएंगी, तो आपका अच्छे खासे तरीके से एग्रीकल्चर वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाइए। जिसको चैनल का लिंक या ग्रुप का लिंक नहीं पता है वो चैनल के मेन पेज में जाके अबाउट वाले सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ उसको टेलीग्राम का ग्रुप दिख जाएगा, उससे वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वॉइस मैसेज के कॉन्सेप्ट के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से हिस्ट्री का वहाँ कवर करवा रहा हूँ। और मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो है, हालांकि वो वीडियो यूट्यूब पे आएंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं आएंगे, लेकिन लूसेंट पे आधारित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका घर में काम आसान हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वो भी तैयार करना है। आने वाले जो संडे लाइव क्विज का सेशन रहेगा हमारा, वो उत्तराखंड का 4 बजे की टाइमिंग आप सभी जानते हैं, अधिकतम लोग आप उसमें आएंगे और अपना परीक्षण करेंगे, तो आप लोग संडे 4 बजे लाइव क्विज में आएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। और आप लोग जो फीडबैक दे रहे हो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक हैं। आज भी एक फीडबैक अपलोड करूंगा मैं शाम को 7:30 बजे, लेकिन आज की जो फीडबैक होगी वो संगीत पे आधारित होगी, यानी वो म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा फीडबैक है, आप लोग उसको जरूर देखना है। ठीक है, देखिए हमने उत्तराखंड में लास्ट सेशन में जो देखा था, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व देखा था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे क्या फायदा होगा, एक तो हमारा जीएस जो उत्तराखंड का है, व्यक्ति के साथ साथ अदर फैक्ट भी जो बन सकते हैं हमारे, वो हम लोग करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पंडित बंधु, यानी जोहार के पंडित बंधु हेडिंग डालना है, जोहार के पंडित बंधु। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जोहार का जो इलाका है वो मुनस्यारी में पड़ता है। ठीक है, मुनस्यारी, जोहार के पंडित बंधु, पंडित बंधु, ये जो जोहार है ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो यहाँ के कुछ लोग थे, उन सब का कॉम्बिनेशन पंडित बंधु कहलाता है। तो उसके अंदर कौन कौन से हैं आपको लिखना है इसमें, नैन सिंह, किशन सिंह, मानी सिंह और कल्याण सिंह, इन चारों को मिला के जोहार के पंडित बंधु कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे इसमें आप लोग, नैन सिंह, दूसरा लिखोगे आप कल्याण सिंह, किशन सिंह लिख लीजिए, कल्याण सिंह अंत में लिखना। ठीक है, पहले किशन सिंह लिख लीजिए, किशन सिंह, तीसरा लिख लीजिए मानी सिंह, क्या लिखोगे थर्ड, मानी सिंह, और अंत में लिख लीजिए आप, क्या लिखोगे अंत में, कल्याण सिंह। इन सबको मिला के जो बनता है आपका, उन्हीं को क्या बोला जाता है अपने आप में, पंडित बंधु, इन सबको। ठीक है, ये बेसिकली किस फील्ड से संबंधित थे, एक प्रकार के सर्वेक्षण से संबंधित थे, यानी जो सर्वे होता है उसका काम किया था इन लोगों ने। और वो किया था 1860, 70, 80, 90s का जो दौर था, उस दौरान इन लोगों ने सर्वे किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से इनने, ब्रिटिश के अंडर हम लोग उस टाइम पे थे, तो तिब्बत का इलाका, नेपाल, काठमांडू वगैरह इलाका, लहासा का इलाका, गोबी मरुस्थल वगैरह मंगोलिया के इलाके में, और जो ब्रह्मपुत्र का इलाका, उन सभी जगह पे जाके सर्वे करने का काम किया इन्होंने, यानी सर्वेक्षण करने का काम किया, इसीलिए जाने जाते हैं। तो इन सबको मिला के बोला जाता है जोहार के पंडित बंधु। और इनमें से जो प्रसिद्ध हैं सबसे ज्यादा वो कौन है, नैन सिंह और किशन सिंह। ठीक है, इनमें से जो नैन सिंह है इनको कहा जाता है मौलिक पंडित, यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कौन मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है, आप बता देना कौन, नैन सिंह को। ठीक है, मौलिक पंडित, क्योंकि इस सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे नैन सिंह, मौलिक रूप से इनकी भूमिका थी, तो इनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको सीधे सीधे ये पता होना चाहिए कि किस फील्ड से जुड़े थे। तो ये सीधी सी बात है, 19वीं सदी के 7वें और 9वें दशक में, यानी जो 1870 का टाइम है, 1880-90 का टाइम है, उस दौरान इन लोगों ने क्या किया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो संचालित सर्वे का काम था, यानी सर्वे करने का अलग अलग इलाकों में जाके, उसमें इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रतिभाग किया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, इन सब का है मतलब ये, इसका मतलब ये सबके ओर से हम लोग लिख रहे हैं। लिखो 19वीं सदी के, 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के, ठीक है, 7th एंड 9th डिकेड में, ठीक है, 7वें और 9वें दशक में
भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया लिखना आप, मैंने ऐसे लिखा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण में इन्होंने क्या लिया, भाग लिया, सर्वेक्षण में प्रतिभाग किया या भाग लिया, इसीलिए ये सब लोग जाने जाते हैं। यानी अपने आप में सर्वे के वर्क से सभी लोग क्या कहते हैं, जाने जाते हैं। अब हमने सबके बारे में नहीं पढ़ना, हमने बेसिकली नैन सिंह के बारे में पढ़ना है। आप इसको नोट कीजिए और हेडिंग डाल लीजिए नैन सिंह, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए नैन सिंह के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है, आप लोग नैन सिंह को क्या कहा जाता था, मौलिक पंडित के नाम से इनको जाना जाता था। और मौलिक पंडित एक सबसे मौलिक थे उनके अंदर, तो इनको मौलिक पंडित नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिब्बत का इलाका, लहासा का इलाका, ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न पोर्शन में हिमालयन जो इलाके थे, नेपाल के काठमांडू से शुरू करके अलग अलग इलाकों में जाके, कश्मीर के इलाकों में जाके इन्होंने सर्वे किया था, सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से। तो 1866 के समय में इनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी यात्रा थी सर्वेक्षण के दौरान, वो नेपाल लहासा से होते हुए इन्होंने सर्वेक्षण किया था। नेपाल गए, तिब्बत के लहासा पहुंचे, लहासा से आगे सर्वे किया, फिर वापस आए, लगभग 600 मील जाना, 600 मील आना, साथ साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाकों का सर्वे किया। बहुत साहसी वर्क उस टाइम पे इसको माना जाता है, क्योंकि नई नई भौगोलिक खोजों का दौर था, अलग अलग इलाकों को खोजा जा रहा था, अलग अलग सर्वे किए जा रहे थे। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, पंडित नैन सिंह रावत। तो लिखो इसमें 1866 में लहासा तथा ऐसे इसी का पॉइंट है, ठीक है। देखो 1866 में क्या हुआ था, इन्होंने लहासा अपने आप में तिब्बत के इलाके में, ठीक है। तो 1866 में लिखो नेपाल, फिर लहासा नेपाल का काठमांडू, ठीक है। नेपाल से पहुंचे लहासा तक गुप्त रूप से इन्होंने सर्वेक्षण किया, गुप्त रूप से सर्वेक्षण यानी सर्वे करने का काम किया। अलग अलग इलाकों में जितने इलाके इनके वहां पड़े थे, इन्होंने सर्वेक्षण किया। और जब वो वापस आए तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाके में भी क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तथा वापसी में सांगपो नदी बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को वहां पे, ठीक है। सांगपो जो तिब्बत का इलाका है वहां, इसको ये जीएस के क्वेश्चन में भी आता है। तो सांगपो ब्रैकेट में ब्रह्मपुत्र लिख दो, ब्रह्मपुत्र का भी सर्वेक्षण, ब्रह्मपुत्र के पास भी सर्वेक्षण, यानी उस इलाके में भी क्या किया था, इसने सर्वेक्षण किया था, यानी सर्वे करने का काम किया था। एक एंगल नापने वाला होता है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, सर्वे किया था सांगपो के आसपास भी। तो ये भी अपने आप में ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है इस प्रकार से एक मतलब 600 मील जाना, 600 मील आना, 1200 मील तक पैदल यात्रा करके अलग अलग इलाकों का सर्वे करना अपने आप में बहुत उत्कृष्ट क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, अगले ही साल 1866 के लास्ट और 1867 के स्टार्टिंग में तिब्बत में एक सोने की खान हुआ करती थी, जिसको बोला जाता है थोक जालुंग, उसका भी इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तो लिखो 1867 में थोक जालुंग, ब्रैकेट में लिखना सोने की खान थी, ठीक है। सोने की खान का भी इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। और ये थोक जालुंग जो पड़ता है अपने आप में कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, वेस्टर्न तिब्बत यानी जो पश्चिमी तिब्बत का इलाका है। अब वो मैप में आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है व्यक्ति विशेष में, तो वहाँ पे ये अपने आप में पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने जो सर्वे किया, फिर 1872-73 के आसपास भी सर्वे में लगे रहे। इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों का सर्वे किया और बहुत साहसी इनका काम था। तो इसी क्रम में एक कैप्टन मैंट गोमरी नाम उनका था, उन्होंने क्या किया था, इन पंडित बंधुओं के द्वारा जो सटीक रूप से सर्वेक्षण किया था उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। और उन्हीं की अनुशंसा पे, उसी कैप्टन की अनुशंसा पे इनको एक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो अगला लिखना है आप लोगों ने, उसी से आगे को लिखना है। देखिए इसी के आगे को लिख लो, कैप्टन मैंट गोमरी, कैप्टन मैंट गोमरी ने इनकी काफी प्रशंसा की थी, ठीक है। तो कैप्टन मैंट गोमरी ने इनके बारे में कहा था कि जो पंडित बंधु हैं वो सटीक सर्वेक्षक हैं, जो कदमों से दूरी क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा था इसने, पंडित बंधु सटीक सर्वेक्षक हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सर्वेक्षण करते हैं, सटीक सर्वेक्षक हैं जो
कदमों से क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। यह सिंपल सी बात है, जो अपने कदमों से दूरी नाप सकते हैं और इसी आधार पर दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। जो कदमों से दूरी माप सकते हैं, कदमों से दूरी माप सकते हैं तथा इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तथा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सर्वेक्षक थे, तो इन्होंने इनकी क्या की थी, तारीफ की थी कैप्टन मोंटगोमरी ने। ठीक है, और इन्होंने बाद में अनुशंसा की थी, ब्रिटिश सरकार से कहा था कि इनको हमें सम्मानित करना चाहिए, इनको एक प्रकार का अवार्ड देना चाहिए। तो इन्हीं की अनुशंसा पे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो लिखो कैप्टन मोंटगोमरी लिखा आपने, इसमें लिखो इनकी अनुशंसा पर, यानी रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनकी अनुशंसा पर आगे डैश करके लिखोगे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का सम्मान इनको दिया गया था। ठीक है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। सोसाइटी लंदन द्वारा नैन सिंह को सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया था, नैन सिंह रावत को, या नैन सिंह को सम्मानित किया गया था, नैन सिंह को सम्मानित किया गया था। और ये जो सम्मान मिला था इनको किसके लिए मिला था, जो अभी यात्रा की थी इन्होंने 1865-67 में, जो 66 में नेपाल से के लिए जो यात्रा की थी, यानी इनकी जो नेपाल, लहासा और मानसरोवर यात्रा थी, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो लिखो 1865-66 की नेपाल, लहासा, मानसरोवर यात्रा पर, इस यात्रा हेतु इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये याद रखना, किसकी अनुशंसा पे मिला था, कैप्टन मोंटगोमरी की अनुशंसा पर। और नैन्सी को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। किसने किया था, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा नेपाल, लहासा और मानसरोवर की यात्रा के लिए जो इन्हें सर्वेक्षण किया था, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाद में 1877 में इसी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा इनको एक पेट्रेनस गोल्ड मेडल से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखोगे आप 1877 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा, पूरा लिखना है। ठीक है, इनको एक प्रकार का पदक दिया गया था, या एक प्रकार का मेडल दिया गया था, जिसको बोला जाता है पेट्रेनस गोल्ड मेडल से इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्या लिखोगे, पेट्रेनस गोल्ड मेडल इनको मिला था, और ऐसा पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इसको, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे, नैन्सी रावत, ठीक है, भारतीय मूल के पहले थे जिसको ये पेट्रेनस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको एक और उपाधि भी दी गई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो पेपर में पूछा जा सकता है कि किसे दी गई थी। ब्रिटिश ने इनको कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश द्वारा इन्हें पूरा लिखना इसी प्रकार से। ठीक है, आप पूरा लिखना, ब्रिटिश द्वारा इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और इसको इंपोर्टेंट कर देना कि किसको दिया गया था, पंडित नैन सिंह रावत को, पंडित नैन सिंह को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की इसको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी, CIE मतलब। ठीक है, तो इसको लिख दो बेटे, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर CIE इसको दी गई थी। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना। अब देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक निकली थी, और उस पुस्तक में इन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, पुस्तक का नाम है दी ओरिएंटल एडवेंचर। ठीक है, दी ओरिएंटल एडवेंचर में इनकी क्या हुई थी, प्रशंसा हुई थी इन लोगों की, दी ओरिएंटल एडवेंचर। दी ओरिएंटल एडवेंचर में इन लोगों की क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। लिख लो, द ओरिएंटल एडवेंचर में इन लोगों की क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी। और ये पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था टिमोथी सेवेरिन द्वारा। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, टिमोथी सेवेरिन।
टिमोथी सेविरिन। यानी टिमोथी सेविरिन ने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिएंटल एडवेंचर, और इस पुस्तक में इसने बहुत ज़्यादा नैन्सी रावत, नैन्सी और किशन सिंह की क्या की थी, प्रशंसा की थी। ठीक है, द ओरिएंटल एडवेंचर में इनकी प्रशंसा हुई थी, लिखना है आपने, बहुत ज़्यादा तारीफ की थी ब्रिटिश द्वारा, मतलब इनके द्वारा, कि इन्होंने इतनी बढ़िया यात्रा की। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाद में क्या हुआ था, इन लोगों की जब मृत्यु वगैरह हो चुकी थी तो बाद में जो सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता है कि कहाँ है, देहरादून में है, उसने भी इनकी यात्राओं का विवरण जो था प्रकाशित किया था 1915 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट कर देना। तो लिखो 1915 में, 1915 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून से इनकी यात्रा प्रकाशित हुई, से इनकी यात्रा विवरण प्रकाशित, से इनकी यात्रा का विवरण प्रकाशित हुआ था, यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 1915 में देहरादून से इनकी यात्रा क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अब देखो दूसरे जो थे किशन सिंह, वो बहुत उनके बारे में फैक्ट नहीं है। इन्होंने जो किशन सिंह है, इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो आप लोग किशन सिंह लिख देना, किशन सिंह जो इसी में, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा किसे राय बहादुर की, पंडित बंधु में किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई पूछेगा तो इसमें लिखते हैं राय बहादुर की उपाधि। राय बहादुर मतलब जो बहुत वीर होता है उसके लिए दी जाती थी, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि लिखो, की उपाधि। इन्होंने भी बहुत यात्राएं की, तिब्बत वगैरह, गोबी मरुस्थल तक भी पहुंच गए थे, मंगोलिया वगैरह भी पहुंच गए थे, लेकिन इनकी जो सबसे फेमस यात्रा है 1878 में इन्होंने वो यात्रा शुरू की, जो दार्जिलिंग, लहासा होते हुए, मानसरोवर के मंगोलिया होते हुए गोबी मरुस्थल पहुंची थी। ठीक है, तो इनकी ऐतिहासिक यात्रा लिखो, इनकी ऐतिहासिक सबसे फेमस जो इनकी यात्रा थी, जो इनकी ऐतिहासिक यात्रा थी 1878 से क्या हुई थी, वो शुरू हुई थी। और ये जो यात्रा थी वो कहाँ, वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है, ठीक है, दार्जिलिंग से आगे होते हुए कहाँ पहुंचे थे, सीधी सीधी बात लहासा तिब्बत में, उसके बाद मंगोलिया, उसके बाद गोबी मरुस्थल होने के बाद भारत आए थे। ठीक है, दार्जिलिंग के बाद लिखो लहासा तिब्बत, फिर ये पहुंचे थे मंगोलिया, फिर ये वहीं मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है एक, गोबी मरुस्थल। इनकी यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस थी और बाद में नवंबर 1882 में भारत लौटे थे। ठीक है, तो लिखो नवंबर 1882 भारत लौटे थे। ये इनका सर्वे करने के बाद भारत लौटे थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो यात्रा थी लगभग 2800 मील की यात्रा थी। ठीक है, लगभग 2800 मील की यात्रा इन्होंने की थी। वैज्ञानिक के अंदर आएंगे, ठीक है, भूवैज्ञानिक के अंदर ये लोग आएंगे। इस दौरान इन्होंने 2-3 नदियों का भी विवरण दिया है, जिसमें मेकोंग नदी है अपने आप में, उसका भी वर्णन किया है इन्होंने। इसके अलावा इरावदी नदी है और सालवीन नदी है, उसके बारे में हमने नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें लिख दो, इन्होंने इस दौरान इरावदी, मेकांग गंगा नदी जो म्यांमार वगैरह की साइड जाती है, ठीक है, इरावदी, मेकांग तथा सालबीन नदियों का भी विवरण दिया है। क्या लिखोगे, सालबीन नदी का भी विवरण दिया है, नदियों का विवरण लिख दिया, नदी का विवरण। फिर इन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा था। ये थे आपके पंडित नैन्सी और किशन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है, वो देखिए, मैं आपको भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत यानी जीबी पंत जी के बारे में पढ़ना है। और इनके बारे में अब देखिए, जो बर्थ डेट है या बर्थ ईयर है वो हर किसी का याद नहीं करना है आपको, जैसे पंत जी का करना है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत थी, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यूपी के सीएम रहे, बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत टेंशन में मत आना आप लोग। जैसे इससे पहले आप लोग जो भी पढ़ेंगे, जो ईयर इसमें देखेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, देखिए, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला फैक्ट लिखना है इनका जन्म, यानी इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 में, यानी 10 सितंबर 1887 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वो जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंट नामक गांव में। ठीक है, यानी इनका जो बर्थ पैलेस था खूंट अल्मोड़ा में इनका जन्म माना जाता है 10 सितंबर 1887
87 को। इनका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या पता इसका पूछा जा सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर देना, ठीक है। बाद में इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये कुछ नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा कुछ नहीं पढ़नी, किताब में तो दिया है 1905 में स्वयंसेवक की ओर से इन्होंने ये काम की, वो नहीं। हालांकि इनके बारे में ये पता है कि इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, इलाहाबाद से इन्होंने कानून वगैरह की पढ़ाई की। उसके बाद जब इनकी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण होगी, लॉ वगैरह इन्होंने किया, तो इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। तो 1909 से हमने ये देखना है सीधे सीधे। ये भी नहीं पूछेगा आपसे कब से कि इन्होंने वकालत शुरू की, ठीक है। 1909 से इन्होंने क्या शुरू की थी, वकालत शुरू की थी। वकालत शुरू की थी कानून की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और वकालत के लिए काशीपुर और अल्मोड़ा के इलाके में गए, यानी मेनली इन्होंने यहाँ पर शुरू की, काशीपुर प्लस अल्मोड़ा। ये भी नहीं पूछना है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो इसके बारे में फैक्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 में इन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था प्रेम सभा। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की, इसको इंपॉर्टेंट करना है। और ये जो प्रेम सभा की स्थापना थी कहाँ की गई थी, काशीपुर में। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। काशीपुर में इनके द्वारा प्रेम सभा की स्थापना कब की गई थी, 1914 में प्रेम सभा की स्थापना किसने की, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। कहाँ पे की, काशीपुर में की थी। आगे देखिए, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उत्तराखंड में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो 1916 में दो घटनाएं घटती हैं। 1916 में एक तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, आप सभी जानते हैं। 1916 में लिखो, कुमाऊं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, यानी कुमाऊं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। कुमाऊं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका, स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या की थी, निभाई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका था। तो आपको ये पता होना चाहिए 1916 में किसकी स्थापना हुई थी, कुमाऊं परिषद की। साथ ही साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इनको सदस्य बना दिया गया, यानी जो ऑल इंडिया लेवल पे कांग्रेस की जो कमेटी होती है 1916 में, उसका इनको सदस्य भी बनाया गया। तो लिखो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य। अखिल बता ऑल इंडिया लेवल पे जो होती है, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य, कमेटी का सदस्य क्या किया गया था, इनको बनाया गया था पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी को, ठीक। अब देखिए, बाद में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़े पहली बार, तो ये कांग्रेस के टिकट पर न लड़के स्वराज पार्टी के टिकट पे लड़े, ठीक है। एक स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट आया था, वो बताऊंगा मैं आपको। तो 1923-24 में पहली बार स्वराज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के यूपी विधान परिषद में क्या पहुंचे थे, सदस्य बने थे। यानी 1923-24 में स्वराज पार्टी के टिकट पे संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में सदस्य बने थे। लिखो, 1923-24 में स्वराज पार्टी के टिकट पे लिखना है आपने, स्वराज पार्टी के टिकट पर यूपी के, यानी संयुक्त प्रांत यूपी को बोला जाता था, ठीक है। संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य बने थे। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी के लिए यूज होता था उस टाइम। अभी यूपी जैसे बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है। संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य लिखो बने थे, विधान परिषद के सदस्य कब बने थे, 1923-24 के जो इलेक्शन हुए थे दिसंबर, नवंबर, फिर जनवरी में वगैरह में, रिजल्ट वगैरह में, उसमें। आगे जाके जब संयुक्त प्रांत में 1927 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया संयुक्त प्रांत में, यानी हर प्रांत में कांग्रेस पार्टी की कमिटीज होती थी। तो जैसे अभी भी होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बीजेपी पार्टी होगी, यूपी में होगी, तो उनके चेयरमैन होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो इनको 1927 में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है 1927, इसको भी ईयर याद करने में मत लगे रहना, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अभी तक ये याद रखना है, एक कुमाऊं परिषद की स्थापना याद रखनी है। हाँ, एक ही क्वेश्चन याद रखना कि स्वराज पार्टी के टिकट पे कहाँ पहुंचे थे, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1927 में इनको लिखो, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस कमेटी का क्या बनाया गया था, जो कांग्रेस थी वहां पे उसका अध्यक्ष बनाया था। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था।
कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से जो पूछा जा सकते हैं, जब साइमन कमीशन भारत आया था, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, मॉडर्न हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी, 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था और 1928 में वो भारत पहुंचा था। यानी 1928 में जब संयुक्त साइमन कमीशन भारत आया था, ब्रिटिश ने एक कमीशन भेजा था यहाँ, जो भारत में आगे भारत को स्वतंत्रता देनी है या भारत के संविधान का भारत को निर्माण करना है या नहीं करना, या 1919 का एक एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में, जिसका नाम था साइमन कमीशन। उसका यहाँ बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ, क्योंकि उसके सभी मेंबर कौन थे? ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय उस कमीशन में सम्मिलित नहीं था। इस वजह से उस कमीशन का भारत में विरोध किया गया। तो जब 1928 में वो कमीशन भारत पहुंचा, तो यानी साइमन कमीशन का विरोध हुआ, यानी 1928 साइमन कमीशन, ये सब पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, कमीशन के विरोध में इन्होंने क्या किया, नेहरू भी उसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी रक्षा करने के चक्कर में खुद घायल हो गए पुलिस की लाठियों से, और यहाँ तक बताया जाता है कि इनकी गर्दन पे चोट आ गई थी और जिंदगी भर अपनी गर्दन को सही नहीं कर पाए थे, ये भी इसमें फैक्ट है। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध में क्या लिखोगे? नेहरू की रक्षा करते हुए घायल हो गए थे। ठीक है, नेहरू की रक्षा करते हुए घायल, नेहरू की रक्षा करते हुए घायल होने वाले कौन थे? यही थे। ठीक है, कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अगला जो आता है इसके बारे में, जब 1930 के टाइम पे पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह चल रहा था पूरे भारत के इलाके में अलग अलग, तो उस समय जो कुमाऊं का इलाका था, कुमाऊं कमिश्नरी, उस नमक सत्याग्रह में इन्होंने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, तो लिखो 1930 में कुमाऊं कमिश्नरी में, कुमाऊं कमिश्नरी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। अब आप कहोगे सर ये नमक सत्याग्रह क्या होता है? पढ़ा दूंगा मैं आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ब्रिटिश ने भारतीयों के नमक बनाने पर भी बैन लगा रखा था, तो महात्मा गांधी ने इसी मुद्दे पे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया कि लोगों को इकट्ठा कर दिया कि जो सरकार आपको अपना बेसिक चीज़ नमक नहीं बनाने देती, वो क्या आपके हितों की रक्षा करेगी। तो लोगों ने नमक कानून बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। तो कुमाऊं के इलाके में इन्होंने ही उस समय क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब देखिए इसके बाद अगला जो इनके बारे में फैक्ट आता है वो 1934 के आसपास का आता है। अब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, आप ये याद रखना 1930 वाला कि जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1934 में इन्हें अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना, 1934 में दो चीज़ें हुई, एक तो इनको अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट्री बोर्ड, अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, यानी ऑल इंडियन पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंत जी को बनाया गया था। एक ये ध्यान रखना। साथ ही साथ इसी ईयर पे केंद्रीय विधानसभा सदस्य भी ये निर्वाचित हुए थे, यानी केंद्र में विधानसभा, जैसे अभी संसद लोकसभा वगैरह होती है, उस टाइम विधानसभा होती थी, केंद्रीय विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कौन? पंत जी। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। जब 1937 में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में यूपी का इलाका संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, और इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में पहली बार मंत्रिमंडल का वहाँ पे गठन किया गया था, केंद्रीय मतलब जो यूपी विधानसभा या संयुक्त प्रांत। तो 1937 में यूपी में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल इन्हीं के नेतृत्व में बना था। 1937 में यूपी यानी संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूपी में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का गठन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, का नेतृत्व, यानी इनकी लीडरशिप में ये हुआ था 1937 में। बाद में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चला था, हर कोई लगभग जेल गए उसमें जितने भी लोग थे, तो उसमें ये भी जेल गए थे 1942 में। 1942 में इनको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये उस दिन जेल में गए और लगभग 2-3 सालों तक ये जेल में रहे, और 31 मार्च 1945 को इनको अहमदनगर जेल से छोड़ा गया था। तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या गया था? इनको जेल गए थे,
और जेल जाने के बाद 31 मार्च 1945 को इनसे जेल से, अहमदनगर जेल से इनको रिहा किया गया था। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, किस जेल से रिहा किया गया था। 31 मार्च 1945 को इनको अहमदनगर जेल से रिहा किया गया। जब ये वहाँ से छूटे फिर इलेक्शन हुए 1946 में, उस इलेक्शन में ये जीते और यूपी में 1946 से लेके आगे कुछ सालों तक ये सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो लिखो 1946 से 54 तक यूपी के ये सीएम रहे थे। 1946 से 1956 तक ये यूपी 54 तक यूपी के सीएम रहे थे, ठीक है। 54 तक ये क्या रहे थे, यूपी सीएम रहे थे। सीएम कहाँ के रहे थे, यूपी के रहे थे। और बाद में इनको अगले साल क्या बना दिया था, केंद्र में गृह मंत्री बना दिया गया था। तो केंद्र में 1955 में सेंट्रल होम मिनिस्टर बना दिया था, यानी केंद्रीय गृह मंत्री इनको बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर इनको बनाया गया था। और भारत सरकार के द्वारा ये पॉइंट आपको ये वाला ईयर याद रखना है, 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला उत्तराखंड का व्यक्ति भारत रत्न, इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट, अभी तक आपका ये इंपोर्टेंट, अहमदनगर जेल वाला इंपोर्टेंट। तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अंत में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो कब हुई थी, छोड़ दीजिए, आपको 1961 में मृत्यु हुई थी। और नेहरू जी ने इनको किस नाम से संबोधित किया था, हिमालय पुत्र नाम से, ठीक है। तो लिखो नेहरू जी द्वारा इनको हिमालय पुत्र नाम से सम्मानित किया था। नेहरू ने इनको क्या कहा था, हिमालय पुत्र। किसने कहा था, हिमालय पुत्र, नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, ये याद रखना। और 7 मार्च संवत डेट है 1961 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है। 7 मार्च 1961 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है, भारत रत्न कब मिला, और यूपी के सीएम और होम मिनिस्टर तो ये रहे थे। इसे कब से कब तक रहे थे कुछ भी नहीं पूछता है। अहमदनगर जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये पता होना चाहिए। कब वहाँ से रिहा हुए वो पता होना चाहिए, बाकी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत के बाद अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। हेमवती नंदन बहुगुणा कौन थे, ये भी एक बहुत सक्रिय, मतलब राजनीति में बहुत सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के व्यक्तियों में से एक थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में बुधानी नामक जगह पे 25 अप्रैल 1919 को। नहीं पूछेगा, इंपोर्टेंट नहीं है। 25 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, बुधानी में इनका जन्म हुआ था। और ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनको 3 नामों से संबोधित किया जाता है, पर्वत पुत्र, धरती पुत्र और उसके साथ साथ हिमपुत्र। इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है। यानी एक अगर पूछता है पर्वत पुत्र, धरती पुत्र और तीसरा हिमपुत्र के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। किसको, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का उपनाम है, ठीक है, ये जाना जाता है। 1942 में ये भी गिरफ्तार हुए होंगे, सभी गिरफ्तार हुए थे। इन्होंने क्या बिगाड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में ये भी क्या गए थे, जेल गए थे। नहीं पढ़ना है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं पेपर में आएगा, ठीक है। 1957 में पहली बार ये यूपी विधानसभा में चुनाव जीत के पहुंचे थे। तो 1957 यूपी विधानसभा पहुंचे, यूपी विधानसभा में, मतलब वहाँ विधान जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे ही पहुँचे थे, ठीक है। यूपी विधानसभा में पहुँचे थे, ये लिख दो, विधानसभा। बाद में सांसद वगैरह भी रहे, लेकिन जब ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, सांसद थे, तो उसके बाद इनको सांसद बनने के बाद यूपी का सीएम बना दिए गए इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो ये यूपी के सीएम भी रहे, ये भी आपको याद रखना है। 1973 में यूपी के सीएम रहे। तो पंत जी के बाद ये भी सीएम रहे, कहाँ के, यूपी सीएम भी ये रहे 1973। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी से कुछ इनकी बहस हो गई थी, कुछ विवाद हो गया था। तो 1975 में इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। 1975 में सीएम पद से क्या कर दिया था, इन्हें त्याग पत्र दे दिया था। यानी ये सीएम पद इन्हें छोड़ दिया था, वो कुछ इश्यू थे वो छोड़ दिए। और भारत सरकार में इनको क्या बना दिया गया, पेट्रोलियम मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, दो चीज़ें रहे, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो, भारत सरकार में पेट्रोलियम प्लस वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी
वित्त भी रहे, यानी वित्त मंत्री भी ये रहे थे। कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी। ठीक है। 1979 में ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। 1979 लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन, समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया। ये थोड़ा सा देख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट कर देना है। ठीक है। इन्होंने गठन किया था, ये आप लोग देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये उत्तर प्रदेश में सीएम वगैरह थे, इन्होंने उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय मंत्रालय बनाने की बात भी कही थी, ये अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा, यानी पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाने की इन्होंने बात कही थी जब ये पद पे थे उत्तराखंड के लिए। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, उत्तराखंड के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय की बात कही थी। ठीक है। बनाया भी था शायद इन्होंने, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया था इन्होंने। ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और लास्ट इसमें एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो इंपॉर्टेंट है, इंडियाज नाइज हम पुस्तक के लेखक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज नाइज हम पुस्तक के लेखक हैं। इन्हीं के इंडियाज नाइज हम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा। ठीक है। अब आपका आज का लास्ट आता है बद्रीदत्त पांडे, वो भी लिख लीजिए, बीडी पांडे, यानी बद्रीदत्त पांडे। ठीक, बीडी पांडे छोटा सा है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वो देखिए आपको बीडी पांडे जी। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी, पहली बात तो इनका जो है, इनके बारे में इनको बोला जाता है कुर्मांचल केसरी। ठीक है। कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं पूछते हैं, तो बीडी पांडे जी कुर्मांचल केसरी नाम से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे बद्रीदत्त पांडे जी। इनका जो जन्म है वो हुआ था 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में। 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था, और ये अल्मोड़ा में नहीं हुआ था, ध्यान रखना, ये हुआ था कनखल हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार। उसके बाद जो थोड़ा सा इनका शिक्षा वगैरह बाकी है वहीं चले गए थे वापस, अल्मोड़ा ही और बागेश्वर का इलाका इनकी जन्म कर्म भूमि रही, लेकिन जन्म इनका कनखल हरिद्वार में हुआ था। इनका जन्म भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। 1913, जबकि अल्मोड़ा अखबार पहले निकल गया था, इसमें संपादन किया था इनका। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन, प्रकाशन नहीं कहा मैंने, अल्मोड़ा अखबार का संपादन, अखबार का संपादन। फिर अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ ये अखबार लिख रहा था, तो अंग्रेजों ने इस अखबार को बंद कर दिया, और उसके तुरंत बाद 15 सितंबर 1918 से इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक का क्या किया था? प्रकाशन किया। लिखो 15 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1918 से इनके द्वारा शक्ति नामक समाचार का प्रकाशन, समाचार का प्रकाशन। ठीक है। कुली प्रथा पूरा समझा रखा है आपको। जो कुली प्रथा है उसके उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है। इसीलिए इनको कुर्मांचल केसरी कहा गया। तो लिखो कुली प्रथा के उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सब पढ़ा है। ठीक है। कुली प्रथा के उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था इन्हीं का था, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है। बाकी ये भी सदस्य रहे थे, कुमाऊं परिषद वगैरह, होम रूल, अल्मोड़ा होम रूल, लेकिन बहुत जगह इनके सदस्यता वगैरह रही थी, उतना हमने देखना नहीं है। इनके बारे में जो अगला फैक्ट आता है वो आपको याद रखना चाहिए। 1937 में इन्होंने एक प्रसिद्ध बुक निकाली जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। लिखो 1937 में कुमाऊं का इतिहास लिखी थी इन्होंने। अगर आपसे पूछता है कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी, तो बीडी पांडे जी पुस्तक। ठीक है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे जी। और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जब सब जेल गए तो इन्होंने भी जेल जाना ही था, तो संभवतः 5 बार इनको क्या हुई थी? जेल हुई थी। और इसी दौरान इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी जेल में? कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक इसी दौरान लिखी थी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है। 1937 में केंद्रीय विधान परिषद के भी सदस्य बने, और 1955 में लोकसभा के सदस्य बने। ठीक है। देखो 1937 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य, इसको भी मतलब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन दिमाग में रखना। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने थे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य
और 1955 में लोकसभा सदस्य बने थे। और लास्ट में इनका फिर देहांत हो गया था, वो हमने नहीं देखना है। इतना आप लोग अगर देखते हैं तो वो काफ़ी है, ठीक है। ये था बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। देखिए हम लोग ने व्यक्ति विशेष में आज 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आपको इतना ज़्यादा डिटेल से डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप नहीं पढ़ेंगे, जो ईयर है सब नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ें देखनी है। नैन्सी रावत, जो नैन्सी थे, किशन सिंह थे, पंडित बंधु कहा जाता है, मौलिक पंडित के नाम से, कौन सा इनको अवार्ड मिला, कब मिला, गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में लिखना है, प्रेम सभा की स्थापना कब हुई, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी रक्षा कर रहे थे, या कब ये जेल गए थे, किस जेल में इनको रखा गया था, भारत रत्न कब मिला था, किस उपनाम से इनको जाना जाता था। ऐसे ही हेमवती नंदन बहुगुणा को क्या उपनाम थे, कौन सी इनकी पुस्तक थी, बी डी पांडे जी ने कौन सी पुस्तक निकाली। इतना अगर आप करते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक्स।